नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैथ IQ अकेडमी पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस लेक्चर के अंदर आज हम प्रोबेबिलिटी की सारी बेसिक टर्म को देखेंगे, जो टर्मोलॉजी हमें यूज होंगी उनको देखेंगे और ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इस चीज़ को देखा जाएगा और साथ ही साथ इनके साथ एक एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे ताकि वो चीज़ हमें अच्छी तरह रिकॉल हो सके, अंडरस्टैंड हो सके। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक तरह से होता है चांस। चांस ये चीज़ कह लीजिए किसी भी चीज़ को होने का चांस। मान लीजिए हम न्यूज़ सुनते गए फोरकास्ट वाली, उसके अंदर लिखा होता है ना आज 5% चांस है रेन होने के, है ना। आज 85% चांस है रेन होने के। तो ये चांस हमारे पास क्या हो गया कि इतने परसेंट चांस है रेन हो सकती है, बट नहीं भी हो सकती, चाहे वो 80% चांस ही क्यों ना हो। तो प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास ये चीज है कि हम किसी चीज की होने की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेडिक्शन हमारे पास यहाँ पे जो है वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो हम जब भी किसी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर टाइम एक्यूरेट होगी। मान लीजिए कि हमने एक डाइस को थ्रो करा तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर ही होते हैं डाइस पे। तो इनमें से एक आने के ही हमारे पास क्या नाम है, एक ही नंबर आएगा, इन छो में से एक ही नंबर आएगा। बट हमारे पास अगर मैं पूछूं एक आने का चांस कितना है, अगर हम कैलकुलेट करें एक आने का चांस या एक हमारे पास आने की हमारे पास चांस क्या है, यहाँ पे चांस क्या मतलब कह लीजिए प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने वो कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसे बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी अपने हमारे पास ये चीज बताती है किसी चीज के होने के हमारे पास क्या क्या चांस है, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। हम ये कह लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई इसको काम सौंपना है, ठीक है, किसी पर्सन को, ये मान लीजिए पर्सन ए है पर्सन बी है, तो मैं इसको कोई काम सौंपा, तो अब इसके वो काम करने का चांस, वो करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक चांस होता है। ये रियल लाइफ की एग्जांपल्स है ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या कर रही है हमारे पास, क्या कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी के अंदर एक तरह से चांस कैलकुलेट कर रहे हैं कि कोई चीज कोई पर्सन कोई काम करेगा या नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी को हमने मेन 0 से 1 के बीच में मेजर करना होता है कि जो हमारे पास जीरो हम उसको देते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर जो काम नहीं करेगा, मतलब कि जहाँ पे जो काम कभी होना नहीं वो हम देंगे उसको 0, और जो काम 100% होगा उसे हम देंगे 1। तो मतलब कि जिस काम को करने का जो चांस है या प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो मतलब कि वो काम कभी नहीं होना। और जिस चांस या कह लीजिए जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होगी वो 100% होगा। क्लियर। इसको हमारे पास जो रेंज है प्रोबेबिलिटी की हमने हमेशा 0 से 1 के बीच में रखनी है। इसको कल डेफिनेशन या हमको कैलकुलेट ही करेंगे 0 से 1 के बीच में। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से तो बड़ी भी नहीं हो सकती, ठीक है। यहां से क्लियर है थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रोबेबिलिटी असल में हमारे पास होती क्या। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें सेट के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इस प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमारे पास सेट की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सर सेट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ए सेट इज कोलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट रिटन इन कर्ल ब्रैकेट्स। मतलब कि हमारे पास कर्ल ब्रैकेट में सारे वेल डिफाइंड एलिमेंट को लिख देंगे तो हमारे पास वो बनता है सेट। अगर मैं एक सेट बनाना चाहूँ सच दैट मैंने एक कॉइन टॉस करा है, एक कॉइन हम टॉस करते हैं तो हमारे पास उसके रिजल्ट का अगर मैं सेट बनाता हूँ तो क्या बनेगा, या तो मेरे पास हेड आएगा तो टेल आएगा, तो ये मेरे पास एक सेट बन गया, ठीक है। इसी तरह मैं एक और सेट बनाऊं जहां पे मैंने 2 कॉइन्स को एक साथ क्या नाम है टॉस करा, तो मेरे पास क्या क्या आ सकते हैं, दोनों तरफ हेड आ सकते हैं, एक में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, बोथ टेल आ सकते हैं। तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी बनी, है ना।
हमने ये चीज़ देखा है कि हमारे पास जब भी मैंने कोई चीज़ सेट बना रहा हूँ तो मेरे पास परफॉर्म करके वैल्यूज़ क्या आ रही है, मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं एक और सेट बनाना चाहूँ सच दैट मैंने एक डाइस को थ्रो करा, थ्रो करने बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आ सकता है। डाइस को थ्रो करने के बाद हमने लूडो तो खेली होगी, लूडो के अंदर जो हमारे पास कह लीजिए गीटा होता है कि उसको थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है, या तो 1 या 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर हम सारे के सारे एलिमेंट यहाँ प्रॉपर लिख पा रहे हैं और उनको एक करली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उन्हें बोल देते हैं हमारे पास सेट। अब बात करते हैं सबसेट की। B इज दी सबसेट ऑफ A, B हमारे पास सबसेट होगा A का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B, एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A, वी राइट इट B इज सबसेट ऑफ A, जो बीच में साइन है वो सबसेट का है, विच आर रीड एज B इज सबसेट ऑफ A। ये 1 1 गलती से लिखा गया, ये 1 1 कुछ नहीं है यहाँ पे। अब ये देखिए, मान लीजिए अगर मेरे पास A सेट है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये मैंने एक सेट बनाया। अब एक B सेट बना दिया जिसके अंदर रखे हैं 2 4 6 8। अगर हमारे पास जो सारे एलिमेंट B में है, जो सारे एलिमेंट मेरे पास B में है, अगर वो A में भी हैं तो हम क्या बोलेंगे, B इज सबसेट ऑफ A, जो हमारे पास B है वो A का क्या होगा, सबसेट होगा। बस को सीधा सीधा देखना हमने कि जो सबसेट का मतलब है छोटा भाई मान लीजिए एक तरह से, है ना, छोटा भाई मान लीजिए। अगर किसी एक सेट में एलिमेंट्स हैं सच दैट दूसरे एलिमेंट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बड़े सेट में से आ रहे हैं, है ना, तो हम दूसरे को क्या बोल देंगे, क्या नाम है, सबसेट, लाइक एक छोटा भाई। ठीक है, क्लियर, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, एक जर्नल नोटेशन देंगे रियल लाइफ के रिगार्डिंग तो आपको जल्दी याद रहेगा और लॉन्ग टाइम तक रिकॉल रहेगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन दी सेट। अब सेट पे कई तरह के हमारे पास ऑपरेशंस भी लगते हैं, उन ऑपरेशंस को देखते हैं किस किस तरह के हमारे पास ऑपरेशंस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनियन। यूनियन इन द सेंस क्या है, अगर मेरे पास कोई A सेट है एंड B सेट है, मेरे पास दो सेट है तो उनके बीच के जो नोटेशन है वो ये यूनियन की, ये नोटेशन है, ये हमारे पास नोटेशन है यूनियन की, यूनियन की हमारे पास ये नोटेशन है। अगर मैं A यूनियन B करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट मेरे पास A में भी है जो एलिमेंट B में भी है उनको हम एक साथ करके लिख देंगे विदाउट एनी रिपीटेशन। इसको एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए आपके पास जो A है उसके अंदर है हमारे पास 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, और जो B है उसके अंदर है हमारे पास 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एलिमेंट है। तो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आएंगे, A यूनियन B में एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ये नहीं सॉरी 6 7 8, ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब ये देखिए जब हमने यूनियन करा तब हमने जो ये 3 4 5 था, 3 4 5 दोनों ही सेट में था बट लिखा एक बार गया। सेट के अंदर हम कभी भी एक एलिमेंट को डबल रिपीटेशन में नहीं लिखते। लाइक मैंने कोई सेट बनाया A, उसके अंदर मैं इस तरह एलिमेंट नहीं लिखूंगा 1 1, ठीक है, उसको एक बार ही लिखा जाता है। सेट के अंदर इस तरह नोटेशन नहीं लिखी जाती, किसी एक एलिमेंट को एक बार ही रिप्रेजेंट करके लिखा जाता है, एक से ज्यादा बार नहीं। तो इसका मतलब जब हम किन्हीं दो सेट की यूनियन करेंगे, हमने जब भी किसी दो सेट की यूनियन करनी है तब क्या होगा, हमारे पास दोनों में जो एलिमेंट होंगे वो दोनों के दोनों एलिमेंट A यूनियन B में आ जाएंगे बट विदाउट रिपीटेशन। उसके अंदर जो आपके पास रिपीटेशन है वो नहीं होगी। क्लियर, तो एक तरह से अगर मैं आपको उसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं या एक ग्राफ के थ्रू समझाऊं, अगर ये मेरे पास A सेट है, ये मेरे पास B सेट है, सच दैट अगर मैं A सेट के अंदर हमारे पास मैं स्टार बनाया तो यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट है और B सेट में ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, तो A यूनियन B में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, A यूनियन B में हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसे बोल देंगे यूनियन। बट याद रखना जो सारे एलिमेंट आएंगे वो विदाउट एनी रिपीटेशन आएंगे। इसी तरह जो हमारे पास एक ऑपरेशन होता है वो होता है इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या, अगर देखिए मेरे पास सबसे पहले इसकी नोटेशन देखते हैं, ए एंड बी अगर टू सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, ये है हमारे पास नोटेशन, ठीक है, नोटेशन ऑफ इंटरसेक्शन, नोटेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास नोटेशन है। तो अब मान लीजिए मेरे पास जो ए सेट था वो यही है, बी सेट है वो यही है, अब मैंने इन दोनों के ले ली इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, अगर जो भी दोनों में कॉमन एलिमेंट है उन कॉमन एलिमेंट को लिख देंगे। लाइक अगर मैं ए में देखूं, यहां से हम देख पा रहे हैं जो 3 4 5 आ रहा है जो ए में भी है और ये 3 4 5 बी में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन एलिमेंट क्या आ जाएगा 3 4 5। मतलब कि दो सेट की इंटरसेक्शन क्या होती है, उन सेट का कॉमन एलिमेंट, जो उन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होगा उसको अगर हम रख देंगे तो हमारे पास आ जाती है इंटरसेक्शन। अगर मान लीजिए हमारे पास ए सेट ये होता, ए सेट हमारे पास होता 1 2 3, और जो हमारे पास बी सेट है वो हमारे पास क्या होता 4 5 6। अब इनकी इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम्प्टी। अगर इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो सिंपल हम 5 लिख देंगे, हमें अलग से अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट आए तो हम सिंपली लिख देंगे, अगर एलिमेंट नहीं आ रहे तो हम सिंपली एम्प्टी सेट बना देंगे इंटरसेक्शन को। क्लियर है, यहां से अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा हमने दिमाग नहीं दौड़ाना, एलिमेंट आए तो ठीक, ना आए तो सिंपली एम्प्टी सेट हम लिख देंगे। क्लियर। एक तीसरा ऑपरेशन और आता है कॉम्प्लीमेंट। लाइक इसके लिए ना हमें एक बिगर सेट पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए मेरे पास कोई भी एक सेट है, ये मेरे पास सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन ना यहाँ पे कई तरह की है, बुक बहुत सी बुकों में तरह तरह की नोटेशन यूज करी है। एक नोटेशन ये भी यूज कर लेते हैं, एक ये भी यूज कर लेते हैं और एक ये भी यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास तीनों क्या है नोटेशन है। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, अगर मान लीजिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ये मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर यहां से ये एलिमेंट ही है हमारे पास। तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या मतलब होगा कि इन एलिमेंट को छोड़ के बाकी अगर मैं सारे एलिमेंट को टेक कर लूं, इसको स्टार में लिख देते हैं, अगर मैं बाकी सारे एलिमेंट को टेक कर लूं तो वो मेरे पास सेट कौन सा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि हमने ये वाला सेट को छोड़ के बाकी एलिमेंट को लिख लिया, वो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमें एक ना यूनिवर्सल सेट पता होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट ना समझ के आप इस तरह समझिए, एक ऐसा सेट यू एक ऐसा सेट होता है सच दैट जो ए को हमारे पास कंटेन करता है। मतलब कि ए हमारे पास सबसेट होता है यू का, ठीक है, वो हमारे पास पता होना जरूरी है। पर इसके यू के लिए अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे क्लासेस करेंगे आपको यू ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कौन सा हमारे पास यूनिवर्सल सेट है कौन सा नहीं, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास ये तीन तरह के सेट के अंदर ऑपरेशन आते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आए थे हमारे पास एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले तो हम एक्सपेरिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं। ये देखिए प्रोबेबिलिटी जो मेन डिस्कस होती है ना वो हमारे पास होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट में। नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस जल्दी से नहीं करते, क्योंकि जो नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट होती है ना उसके अंदर हमारे पास जो फाइनल आंसर होता है ना वो पहले ही नोन होता है। मतलब कि हमें पता होगा हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा। मान लीजिए एक हमारे पास कार है सच दैट वो किसी रोड पे 25 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है, ठीक है, और उसने एक एक चलो 2 घंटे लेते हैं, 2 हॉर्स लिए हमारे पास 2 घंटे लिए किसी मतलब वो 2 घंटे चली। एक कार है जिसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर प्रति आवर और उन्हें 2 हॉर्स लिए हमारे पास, ठीक है। तो अब मैंने ये बताना उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा।
तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 50 किलोमीटर आ जाएगा, 50 किलोमीटर आ जाएगा। तो मतलब कि एक्सपेरिमेंट जिसका हमें पता हो कि फाइनल आंसर क्या आएगा वो होता है नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ये चीज समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई भी हम जो टास्क परफॉर्म करेंगे, कुछ भी हम परफॉर्मेंस करेंगे ना, या कुछ भी हमें कोई चीज प्ले करेंगे, वो कह लीजिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट बनती है, जो हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक नॉन रैंडम एक रैंडम। नॉन रैंडम के अंदर ये होगा हमें फाइनल आंसर पता होगा कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, बट रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा है हम फाइनल आंसर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लाइक ये कह लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस करा, जो कॉइन है उसको टॉस करा गया, हेड आएगा या टेल आएगा? कॉइन परफॉर्म करने से पहले हम कैसे बता सकते हैं, कॉइन परफॉर्म करने से पहले हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास हेड आएगा टेल आएगा? तो जब यहां पे इस तरह की कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाए ना, वहीं प्रोबेबिलिटी काम करना शुरू करती है, प्रोबेबिलिटी वहीं काम करना शुरू करती है जहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाए, जहां पे हमें नहीं पता हो कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा। फाइनल आंसर इन द सेंस ये है कि जब तक टास्क परफॉर्म नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। टास्क परफॉर्म होने के बाद ही रिजल्ट जो आएगा हमें पता चल सकता है, अदरवाइज हमें वो पता नहीं चल सकता। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लें, अगर मैंने एक डाइस को थ्रो करा, जो हमारे पास डाइस है हम उसको थ्रो करते हैं, तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? ये भी एक टास्क हो गया पर, है ना? जैसे डाइस में हमारे पास नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं। जब आपने डाइस थ्रो करा, जब भी आप लूडो खेलते हो उसमें डाइस थ्रो करते हो, उन 6 में से कौन सा नंबर आएगा आपको नहीं पता होता, ठीक है? जब आप थ्रो कर देते हो उसके बाद जब रिजल्ट हो जाता है, टास्क परफॉर्म हो जाता है, तब आपके पास रिजल्ट का पता होता है ना? थ्रो करने से पहले आपको कुछ नहीं पता कि आपके पास क्या आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास फाइनल रिजल्ट की आपको नॉलेज नहीं है, मतलब कि फाइनल रिजल्ट की नॉलेज आपको इसको थोड़ा सा इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हम फाइनल इंफॉर्मेशन या फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट ना कर पाए। नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी, जो हमारे पास कार है उसकी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति हार थी, और वो कितने घंटे चली, 2 घंटे वो चली, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन दी, आपने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया सर कि उसने 50 किलोमीटर चली है, वो कार हमारे पास 50 किलोमीटर चली है, ठीक है? अब मैं आपको यहां पे ये बोलूं, मैंने एक डाइस को थ्रो कर दिया सच दैट मेरे पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 डाइस पे जो नंबर है, ठीक है? उनमें से हमारे पास अब कौन सा नंबर आएगा ये आप बता सकते हो एग्जैक्ट? नहीं बता सकते। आप ये तब तक नहीं बता सकते जब तक वो डाइस थ्रो होके हमारे पास नंबर ना दे दे। यहां पे कार अभी चली भी या नहीं चली, हमें रिजल्ट बता दे सर 50 किलोमीटर हमारे पास आंसर है, ठीक है? कि अगर हम कार को इस हिसाब से करेंगे, चलाएंगे नहीं चलाएंगे, या पहले बात ही चल रही हो, यहां पहले बात चल रही हो कि आप आंसर बता पाओगे, हाँ सर यही आंसर आएगा, वो चीज यहाँ पे बस यही डिफ्रेंशिएट है रैंडम एक्सपेरिमेंट नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट को। ये देखिए जो ना हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट में, जैसे मैंने कॉइन को टॉस करा, इसे ट्रायल भी बोल देते हैं, हमारे पास ट्रायल भी बोल देते हैं, ठीक है? जब हम किसी भी चीज को परफॉर्म करते हैं हम ट्रायल भी बोल देते हैं। ये भी जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रायल है, तो सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ये ट्रायल, ठीक है? हमारे पास परफॉर्म करना किसी टास्क को, जैसे डाइस को थ्रो करना ये एक ट्रायल है, एक कॉइन को टॉस करना एक ट्रायल है, ठीक है? तो जो भी हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की टर्म में, उस टास्क को कहा क्या जाएगा, ट्रायल। तो हमारे पास किसी भी तरह का कोई टास्क है, तो सॉरी, जो किसी भी तरह का जो हमारे पास टास्क है उसे हम क्या बोल देंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, ट्रायल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस एंड इवेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इन्हीं पे टिकी है। सैंपल स्पेस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने एक डाइस को थ्रो करा, ठीक है? एक डाइस को थ्रो करा, तो उसका सैंपल स्पेस अब क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बना रहे हैं, पहले हम थोड़े एग्जांपल करते हैं फिर मैं आपको उसी डेफिनेशन समझाऊंगा। एक अगर मैंने डाइस को थ्रो करा
तो सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, इसकी टोटल जो हमारे पास जो आउटकम आने के चांस है, जो जो इसकी आउटकम आ सकती है, वो सारे हम अगर इसके एलिमेंट इसके अंदर रख दें तो वो उसका बनेगा सैंपल स्पेस। एक तरह से हमारे पास जो सैंपल स्पेस है और जो इवेंट है, एक तरह से हमारे पास क्या होते हैं, सेट होते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस में क्या रखा जाएगा, जब भी हम कोई भी ट्रायल करेंगे उसकी हमारे पास जितनी पॉसिबल आउटकम होती है, अगर वो उसको हम यहाँ पे रख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। जैसे कि हमने एक डाइस को थ्रो करा तो हमारे पास क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह अगर मैंने एक कॉइन को टॉस करा तो हमारे पास क्या आ सकता है, हेड टेल, है ना। तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड टेल। सिमिलरली अगर मैं 2 कॉइन्स को एक साथ क्या करता हूं, मैं थ्रो करता हूं, ठीक है, मेरा जो ट्रायल है वो 2 कॉइन्स को थ्रो करने का है, तो मेरे पास मान लीजिए पहले कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए, पहले कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। इसी तरह मान लीजिए अगर मैंने ये कह दूं, जो हमारे पास प्ले कार्ड होते हैं, आपने घर में अपनी कार्ड और ताश तो खेली होगी, ठीक है, जो हमारे पास ताश होती है घर के अंदर, जिसके अंदर 1 2 3 नंबर लिखे होते गए हैं, तो वो कार्ड तो आपने प्लेइंग कार्ड जिसे हम बोलते गए, वो तो हमने खेला ही होगा। तो उसके अंदर से अगर मैं कहूँ, मैंने जो कार्ड्स है उस वेल सफर कार्ड के अंदर कुछ भी एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, मतलब कि ट्रायल यहाँ पे क्या हुआ, वेल सफर कार्ड में से जो मेरे पास कार्ड्स है, सेट ऑफ कार्ड है जो, उसके अंदर से एक कार्ड बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, 52 एलिमेंट आएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास जो प्ले कार्ड होते हैं उसके अंदर 52 नंबर्स ऑफ कार्ड होते हैं, उसमें जोकर्स को मैं बाहर निकाल के बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने घर पे जो आपके पास कार्ड होंगे, ताश होगी, उस ताश के अंदर आप क्या करिए, जोकर्स को बाहर निकाल दिए, पत्ते गिनिए आपके पास कितने आएंगे, 52 आएंगे। अब मैं 52 कार्ड में एक सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो सैंपल स्पेस के अंदर मतलब कि हमारे पास 52 के 52 कार्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने एक कार्ड नहीं लिखना, क्योंकि हमने सैंपल स्पेस के अंदर क्या कर रहे हैं, सैंपल स्पेस के अंदर वो एलिमेंट लिख रहे हैं जो जो रिजल्ट में आ सकते हैं, जो जो रिजल्ट में या फाइनल आउटकम हमारे पास आ सकती है। तो जो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं उसमें हर एक आने के चांस है, क्या पता 1 2 3 इसी तरह के जो भी सारे नंबर्स है वो सारे के सारे आने के चांस है और इक्वल चांस है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएंगे, 52 कार्ड्स की आ जाएंगे, सारे के सारे कार्ड रख देंगे इसके अंदर। क्लियर है। अब बात करते हैं इवेंट्स की, हमारे पास इवेंट्स क्या होते हैं। अब ये देखिए, इवेंट्स एक तरह से मान के चलिए सैंपल स्पेस का हमारे पास क्या है, सबसेट। अगर सैंपल स्पेस मेरे पास एक सेट है तो इवेंट्स उसके होंगे सबसेट। ठीक है, कि अब ये देखिए, मान लीजिए हमने एक डाइस को थ्रो करा, अब मैं इवेंट बना दूं एक सच दैट मुझे क्या चाहिए सारे इवन नंबर, इवन नंबर। मतलब कि यहां पे क्या हुआ कि जब मैंने एक डाइस थ्रो करा, मैंने अब एक इवेंट बना दिया, इवेंट जिसके अंदर मैंने देखना है इवन नंबर, कि मेरे पास इवन नंबर ही आने चाहिए। तो मेरे पास एक क्या हो जाएगा, 2 4 6। जब डाइस थ्रो करते हैं हमारे पास ये ही नंबर आ सकते हैं। अब इवेंट क्या कह रहा है, हमारे पास इस थ्रो के अंदर जब हमने एक डाइस को थ्रो करा है हमारे पास एक इवन नंबर आना चाहिए, वो मेरे पास एक इवेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास वो क्या बनेगा, 2 4 6। इसको थोड़ा सा अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इस तरह समझिए, मान लीजिए जब मैंने एक डाइस को थ्रो करा, डाइस को थ्रो करा, अगर मुझे एक इवन नंबर आ जाए तो मैं अगर मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँ या मैं चाहा तो मेरे इवन नंबर आने की, तो इवन जो जो मेरा सेट है वो बन जाएगा एक इवेंट। इसको अगर छोटे से एग्जांपल से समझना है तो इस तरह समझिए, ये हम लूडो खेलते हैं, है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह बनी जाती है लूडो। मान लीजिए एक इवन नंबर से आपकी बीटी ये पुगेगी, ठीक है, दूसरे एक इवन नंबर से यहां से आपके सामने वाले की बीटी कटेगी, तीसरे कोई एक इवन नंबर से यहाँ पे दूसरी बीटी कटेगी, और चौथे इवन नंबर आपके पास, सॉरी उसके बाद तो इवन नंबर बची नहीं है ना, यहाँ पे अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी है कि एक इवन नंबर आया तो जब आपके पास क्या हो, ये बीटी पुग जाएगी।
दूसरे इवन नंबर से यहाँ पे आपके ओपोनेंट की ये बीटी कट रही है और यहाँ से ये वाली बीटी कट रही है, अगर तीसरा इवन नंबर आ जाए तो आपकी जब वो डाइस थ्रो करोगे तब आपकी क्या चाहत होगी कि एक इवन नंबर आ जाए। वो आपकी जो चाहत है ना वो यहाँ पे क्या बन गई, इवेंट। क्लियर है। जो हम चाहते हैं एक परफॉर्मेंस एक ट्रायल के अंदर कि ये मेरे पास आए, जो आपकी चाहत है वो हमारे पास यहाँ इवेंट बन के परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी चाहत है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर हम इसे क्या बोल देंगे, इवेंट बोल देंगे। सिमिलरली जब हम क्रिकेट आपने देखा ही होगा, मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हमारे पास इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होने वाला है और कॉइन को टॉस करा गया, इंडिया ने हेड सेलेक्ट कर लिया। तो इंडिया क्या चाहता है, हेड है, इंडिया की चाहत है हेड। तो इंडिया के लिए क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी की तरह में इंडिया के लिए वो क्या हो गया, इवेंट हो गया। इंडिया के लिए इवेंट होगा, हेड होगा। इसी तरह अगर इंडिया ने हेड बोल दिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चाहत क्या होगी, टेल। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इवेंट क्या बन गया हमारे पास, टेल। ठीक है, तो किसी भी नंबर की जो हमारे पास चाहत बनेगी वहां यहां पर प्रोबेबिलिटी के अंदर बन जाएगी एक इवेंट। क्लियर है। ठीक है, इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट की। प्रोबेबिलिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट हम अपने पास देखेंगे। सबसे पहले आप जो देखोगे जो हमारे पास आने वाले हैं, सिंपल इवेंट, ठीक है, एंड कंपाउंड इवेंट। हमारे पास एक सिंपल इवेंट हो, एक कंपाउंड इवेंट हो। अगर एक इवेंट में हमारे पास एक ही वैल्यू हो तो उसे क्या बोल देंगे, सिंपल इवेंट। और एक इवेंट में एक से ज्यादा वैल्यूज हो तो हम उसे क्या बोल देंगे, कंपाउंड इवेंट। यहाँ पे एन एक जर्नल नंबर को डिनोट कर रहा है कि मतलब कुछ एन वैल्यूज आ जाए। लाइक इसकी एक एग्जांपल लें तो मैंने एक डाइस थ्रो करा, मेरी चाहत है मेरे पास 2 आ जाए, तो ये मेरे पास जो इवेंट है वो क्या हो जाएगा, सिंपल इवेंट। अगर मेरे पास एक डाइस थ्रो करा, मैं चाहता है 2 या 4 में से जो मर्जी आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट। जब भी एक इवेंट में एक नंबर होगा तो वो सिंपल इवेंट हो जाएगा, जब भी एक इवेंट में एक से ज्यादा नंबर होंगे तो मुझसे क्या बोल देंगे, कंपाउंड इवेंट। दूसरी तरफ आते हैं श्योर इवेंट एंड हमारे पास आता है इम्पॉसिबल इवेंट। सिंपल इवेंट कि श्योर इवेंट वो होते हैं जो 100% ही होंगे। लाइक मैंने एक डाइस थ्रो करा और मेरी चाहत यही है कि 1 2 3 4 5 6 में से जो मर्जी नंबर आ जाए, मतलब कि मेरी चाहत यहाँ पे जो मर्जी नंबर आ जाए वो सारे के सारे नंबर मेरी चाहत है, तो ये क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट। क्योंकि अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगा 1 to 6 में से कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही, ये तो इम्पॉसिबल है इसके अलावा कोई और नंबर ना आ सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, श्योर इवेंट, मतलब कि इन इवेंट ने होना ही होना है। इसको अगर मैं दूसरी एक लैंग्वेज में और कहना चाहूं, जब भी मेरे पास सैंपल स्पेस इक्वल टू इवेंट आ जाता है, जब भी कोई इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, श्योर इवेंट हो जाता है। क्योंकि सैंपल स्पेस में हम क्या लिखते हैं, आउटकम जो आ सकती है हम उनको लिखते हैं, है ना। किसी एक ट्रायल के अंदर जितनी आउटकम आ सकती है हम उसको लिखते हैं, तो जो आउटकम नहीं आ सकती तो हम लिख ही भी नहीं रहे। क्लियर। अब बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की। अब जैसे मैंने ये डाइस थ्रो करा, अब मैं चाहत करूं मेरे पास 7 आ जाए, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। एक डाइस थ्रो करने से 7 कभी आ ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, एक ट्रायल मैंने ऐसा करा सच दैट जिसके अंदर वो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट। लाइक अगर मैं ये चाहता हूं कि अगर मैंने एक डाइस थ्रो करा, मेरे पास रिजल्ट एम्प्टी आ जाए, मतलब कि कुछ भी ना है सेट के अंदर, डाइस थ्रो करा कोई भी नंबर ना आए, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। जब भी आप डाइस थ्रो करो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है, यूं तो है नहीं कोई नंबर ऊपर ना आए, आपके पास नंबर तो आना ही आना है, तो इसका मतलब एम्प्टी भी कभी नहीं आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ी सी टर्मोलॉजी है। अब उसके बाद करते हैं फेवरेट इवेंट की, या फेवरेबल कह लीजिए, फेवरेट इवेंट कह लीजिए, जस्ट एक सेकेंड। हमारे पास जो है फेवरेबल इवेंट,
ठीक है, जो इवेंट हम चाहते हैं वो होते हैं हमारे पास फेवरेबल इवेंट, जो हम नहीं चाहते वो होते हैं अनफेवरेबल या नो फेवरेबल इवेंट। ये दो टर्म यूज कर ली जाती हैं इसके लिए। लाइक मैंने 3 कॉइन को टॉस करा, यहाँ 3 कॉइन टॉस करेंगे, मैं चाहता हूं कि हमारे पास एट लीस्ट 2 हेड आए, एट लीस्ट 2 हेड आए, तो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? तो या तो पहले 2 में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए, तब भी ये मेरे पास फेवरेबल इवेंट बन जाएगा। पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड आ जाए, तब भी मेरे फेवरेबल इवेंट बन जाएगा। सिमिलरली ये भी फेवरेबल इवेंट है। अगर तीनों में भी हेड आ जाए तब भी तो मेरे लिए फेवरेबल इवेंट है। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 आ जाए, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी आ जाए। और अगर मैंने कॉइन 3 कॉइन टॉस करे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आ सकते हैं? 3, उससे ज्यादा हेड आ ही नहीं सकते। तो जो मेरे पास फेवरेबल इवेंट क्या बनेगा? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड हेड, यही मेरे पास फेवरेबल इवेंट बन सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं बन सकता। ठीक, अगर अब एक और बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट की। अब ये देखिए, इसके लिए कम से कम हमारे पास 2 इवेंट होने चाहिए। कि मान लीजिए E1 एंड E2 कोई भी 2 इवेंट है, E1 E2 कोई भी 2 इवेंट हैं, सच दैट अगर मैं उन दोनों इवेंट की यूनियन करूं तो मेरे पास वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो हम उसे क्या बोल देंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक लेट कर लीजिए, जो मेरे पास ई है वो है 2 4 6, जो ट्रायल है वो हमारे द्वारा करा गया है, एक डाइस को थ्रो करा गया, 1 डाइस को हमने क्या करा है? थ्रो करा है। और जो E2 है वो हमारे पास क्या है? 1 3 5। अब इन दोनों की यूनियन करेंगे, E1 यूनियन E2, तो वो हमारे पास क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएंगे? ये हमारे पास बन जाएंगे सैंपल स्पेस। अगर ये मेरे पास सैंपल स्पेस बन गया, अगर ये मेरे पास सैंपल स्पेस बन गया, तो ये क्या हो गया? एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा इवेंट की यूनियन करने से हमारे पास सैंपल स्पेस बन के आ जाए तो हम उनको कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। यहां से मैंने एग्जांपल 2 इवेंट्स के लिए हैं, 2 से ज्यादा इवेंट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस यूनियन हमारे पास सैंपल स्पेस के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, बट याद रहे कम से कम 2 इवेंट तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कम से कम 2 होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा जरूर हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इवेंट है वो है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, 2 इवेंट इक्वली लाइकली कब होते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक इवेंट है E1 और एक इवेंट है E2। ठीक है, अगर मेरे पास इसके नंबर आने के भी चांस इक्वल हैं जैसे इसके नंबर आने के, मतलब कि 2 ऐसे इवेंट जहां पे हमारे पास इनके आने के चांस सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। या फिर अब ये कह लीजिए हमें फाइनल आंसर का नहीं पता, लाइक इसको इस तरह समझिए, डाइस को हमने थ्रो करा तो हमारे पास सैंपल स्पेस यही बनेगा। अब ये मेरे पास सैंपल स्पेस है, A1 मेरे पास क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर, A2 मेरे पास क्या है? यहाँ पे सेट ऑफ ओड नंबर। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं जो E1 इवेंट आने की है चाहे E2 इवेंट आने की है, चाहे मेरे पास E2 इवेंट परफॉर्म हो जाए या E1 इवेंट परफॉर्म हो जाए, वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइक मतलब यहाँ पे ये ना क्या था, ये ना समझ लेना कि दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ बाई चांस वो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, वो चीज नहीं। मतलब ये जब मैंने डाइस को थ्रो करा, मुझे नहीं पता मेरे पास 2 आएगा 3 आएगा, वो मेरी किस्मत कह लीजिए, डाइस पे डिपेंड करता कोई नंबर आ जाए, है ना? कि वो चाहे A1 वाला नंबर आ जाए चाहे A2 वाला नंबर आ जाए। तो यहाँ पे
हम किसी को अपनी तरफ से फेवर नहीं कर रहे। फेवर इन द सेंस मैंने डाइस को जैसे इस तरह मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करा कि वो इवन का ही पल्लड़ा भारी कर दे, इवन का नंबर लिया दे, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट ना करना। अगर इसको और तो बढ़िया ढंग से समझना है तो इसको इस तरह देखिए, अगर मैं इवन इवेंट को मान लूँ कि मेरे पास आना चाहिए 1 या 2, और E2 इवेंट को मान लूँ मेरे पास आना चाहिए 5, 6, 7। अब ये देखिए ये दोनों इवेंट भी हमारे पास क्या है, इक्वली, सॉरी 7 क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे हमारे पास कर दीजिए 3, ठीक है। तो अब ये देखिए ये दोनों भी इवेंट हमारे पास इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ, अगर जब मैंने डाइस को थ्रो करा आना तो एक ही नंबर है, अब वो नंबर कौन सा आएगा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा आएगा, और साथ ही साथ वो हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है, वो या तो इन दोनों के बीच में आ जाए या इन दोनों के बीच में आ जाए, है ना। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो ये हमने इवेंट बनाए हैं, जो हमने इवेंट बनाए वो इक्वली लाइकली हैं कि कोई भी नंबर आ सकता है, हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। इक्वली लाइकली का मतलब यही है कि प्रिडिक्शन ना हो पाना दो इवेंट्स के बीच में, तो हम इनको बोल देंगे इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की, एक्सक्लूसिव इवेंट, जब भी दो इवेंट E1 और E2 के बीच की जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एम्प्टी होगी, तब उन्हें क्या बोलेंगे हम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब दो इवेंट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तब बोलेंगे हमारे पास वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए नहीं E1 लेट कर लेते हैं, E1 हम ले लेते हैं 2, 4, 6, ये 4 है। सिमिलरली E2 हम लेट कर लें 6 और हमारे पास 1, 2। तो अब अगर इनकी इंटरसेक्शन करेंगे हम E1 इंटरसेक्शन E2, क्या वो एम्प्टी आएगी? नहीं, वो एम्प्टी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। बस हमने ये करना है, जब भी हमारे पास दो इवेंट हों, दोनों के बीच में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तब तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर दोनों के बीच में अगर एक भी हमारे पास हमें कॉमन एलिमेंट दिख जाए तो हम उसे क्या बोल देंगे, हमारे पास वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर नहीं मिलते तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किस तरह करेंगे। हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं, अब ये चीज हमने चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी हमने किस तरह चेक करनी है। लाइक मान लीजिए प्रोबेबिलिटी पहले मान लिया, हर किसी भी ए सेट की हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, इस सेट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसकी नोटेशन है वो ये चीज, ये है नोटेशन, ये हमारे पास आ जाती है नोटेशन। किसी भी अगर सेट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले तो हमें एक सेट चाहिए सच दैट उसकी ये हमारे पास नोटेशन हो जाएगी। तो वो होती है हमारे पास m/n, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कह लीजिए या फेवरेबल केस कह लीजिए, और उसके बाद कह लीजिए टोटल नंबर ऑफ केस, ये कह लीजिए, ठीक है। इस तरह निकलती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। लाइक मान लीजिए अब हमने फर्स्ट क्या करा था, एक कॉइन को टॉस करा था, हमने क्या करा, एक कॉइन को टॉस करा, तो मेरे पास क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब मैंने क्या निकालना है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, P(t), टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पे मैंने टेल लिख दिया। टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या है, फेवरेबल केस मतलब जो मैं चाहता हूं, मैं टेल चाहता हूं और वो कितना है सेट में, एक ही है ना। अब ये देखिए टोटल नंबर ऑफ केस कितने आ रहे हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पे टी की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/2। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा, क्या वो मेरे पास 1/2 आएगी, 1/2 आएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए एक की बजाय 2 कॉइन्स को हमने टॉस करा, यहां हमने एक की बजाय 2 कॉइन को टॉस करा, तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, यही बनेगा।
तो यहां से अगर मैं निकाल लूं, प्रोबेबिलिटी निकालूं, एट लीस्ट हमारे पास आ जाए 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, मैं कम से कम एक हेड चाहिए, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो। तो चेक करिए यहाँ पे कम से कम एक हेड किसके पास है, इसके पास एक हेड है, इसके पास भी, इसके पास भी। तो मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 1 2 3 4 4। तो ये मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई। जो हम चाहते हैं उनको काउंट कर लेंगे, और टोटल केस कितने बनते हैं उनको काउंट कर लेंगे, उनको डिवाइड में कर देंगे, वहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास हमेशा जो हम केस चाह रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं टोटल नंबर ऑफ केस से। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर हमेशा ही बड़ा रहने वाला है, डिनोमिनेटर कभी छोटा नहीं होगा। इस कारण जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी सेट की, वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अब इक्वल टू किस लिए, अगर मैं सारे के सारे नंबर चाह लूँ तो, लाइक मैं चालू, मैंने कॉइन टॉस करा, मैं चाहता हूँ हेड या टेल दोनों में से जो मर्जी आ जाए। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मेरे पास चाहत कितनी है 2, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 1, तो मेरे पास यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट 1 आ जाएगा। और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी में से 0 से बड़ी भी होगी और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम नंबर काउंट कर रहे हैं। जब भी हम नंबर काउंट कर रहे हैं यहाँ पे हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं। लाइक क्लास में कहूँ कि अगर आपने अपने बच्चे काउंट करने कितने बच्चे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो आप किस तरह करोगे 1 2 3 इस तरह काउंट करोगे। कभी आपने इस तरह करा -1 -2 -3, नहीं ना, हम पॉजिटिवली काउंट करते हैं। यहाँ पे भी काउंटिंग ही चल रही है, तो इस कारण ये हमेशा पॉजिटिव होता है। 0 किस लिए, अगर मैं कहूँ मैंने कॉइन टॉस करा है और मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ 1 की, क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है 1 है, नहीं है, तो 0। टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पे ये चीज है, मतलब ऊट पटांग सी चीज, ट्रायल आप क्या कर रहे हो, चाहत आप क्या कर रहे हो, इस तरह के केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है 0 आ जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब इस चीज को ना अब हम थोड़ा सा इस तरह समझते गए हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले हम ये चीज समझते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स आते हैं, उसके अंदर सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा। अभी तक हम दे चुके हैं, अगर मेरे पास एक कॉइन को हम क्या कर दें, टॉस कर दें, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आता है, या तो हेड आता है या टेल आता है। अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा हेड हेड टेल, सॉरी टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये 4 एलिमेंट आएंगे। 3 कॉइन को टॉस कर दूं तो मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, है ना, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, सिमिलरली टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हमारे पास हेड टेल, सॉरी ये भी जो कॉमन आएगा, हेड टेल टेल, और एक मेरे पास आ जाएगा टेल टेल टेल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले में कितने केस आए 2, दूसरे में कितने आए 4, तीसरे में कितने आए 8। इसी तरह कॉइन हम और भी टॉस कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक पैटर्न होता है कि हमने कॉइन्स किस तरह निकालने हैं, कि जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 कॉइन्स को टॉस करा था, 2 कॉइन्स को टॉस करा था। तो सबसे पहले इसको इस तरह सोचिए, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता तो मेरे पास सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट आते, 2 एलिमेंट आते। ठीक है, अब मैंने कॉइन को कितनी बार टॉस करा, 2 टाइम टॉस करा, तो उसकी वहां पे पावर 2 रख दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ केस आ गए। मैं फिर बोलता हूं, अगर मैं टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस व्हेन 1 कॉइन इज टॉस की पावर हमने क्या करने की है, नंबर ऑफ टाइम टॉस, ये चीज लिखना। ठीक, लाइक हमारे पास अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस में कितना नंबर आते हैं 2, और मैंने अब इसको 3 टाइम टॉस कर दिया, टाइम कितना टॉस करा गया 3 टाइम, तो पावर कितनी कर दी 3, एलिमेंट कितना आ गया 8, यहां से आंसर क्या आ गया 8 आ गया। क्लियर है, ये निकालने का तरीका होता है।
हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा आ जाए तो आपको कितनी सेट ऑफ सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, ये सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे ये निकालने का एक हमारे पास तरीका होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डाइस की बात करूं कि मैंने एक डाइस को हमने क्या कर दिया, थ्रो करा, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 डाइस को हमने क्या करा है, थ्रो करा है, तो हमारे पास क्या बनेगा सैंपल स्पेस, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। सिमिलरली यहाँ पे 2 1 2 2 अप टू सो ऑन, यहाँ पे ये सेम चलेगा। फिर यहाँ 3 1 3 2, यहाँ भी हमारे पास सेम चल जाएगा। 4 1 4 2 सेम, और हमारे पास 5 1 5 2 सेम, और यहाँ 6 1 6 2 सेम चल जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट करें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट यहाँ हो गए। अब यहाँ चेक करिए, हर एक रो में 6 एलिमेंट आ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, 6 नंबर ऑफ हर में एलिमेंट आ रहे हैं, तो 36 एलिमेंट आ गए। तो मतलब कि हमारे पास जब हमने 2 डाइज को एक साथ थ्रो करा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने आ गए, 36। जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 36 आ गए। तो अब ये देखिए, अब मैं 3 डाइस को थ्रो करूं तब कितने एलिमेंट आएंगे, तब चलना है हमारे पास पहले फॉर्मूले की तरफ ही। हमारे पास अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, 6, तो 6 लिख दिया। अब डाइस को कितनी बार थ्रो करा गया, 3 बार, तो यहां वो पावर कर दी, 6 की पावर 3 216, तो यहां 216 एलिमेंट आने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक तरह से निकालने का तरीका भी हो जाता है, सोचने का तरीका। ये देखिए, हमने सारे के सारे सैंपल स्पेस हर बार लिखने जरूरी नहीं होते ये, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में हर बार काउंट करना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। हमने क्या करना है, उनको काउंट कर पा रहे हैं, सैंपल स्पेस देख पा रहे हैं, ठीक है, फेवरेबल केस वो थोड़ा इजी करके बता दें तब हम निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चंस देखेंगे आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तब हमारे लिए इजी रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को देखना हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक चार्ट आपको प्रोवाइड करवाया गया, ये हमारे पास चार्ट है कार्ड्स का। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इंक यहाँ यूज कर लेते हैं हम रेड। अब ये देखिए मेरे पास कार्ड है जिसके अंदर 52 हमारे पास कार्ड्स है, पैक ऑफ कार्ड कह लीजिए हम। अब इसको ये देखिए, याद रखना, हम जो ताश खेलते हैं उसके अंदर 52 नंबर्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हम 52 नंबर्स ऑफ कार्ड ही उसको लेके चलेंगे। हमें पता है कुछ कार्ड इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, कुछ कार्ड इसके अंदर क्या होते हैं, रेड होते हैं, कुछ कार्ड ब्लैक होते हैं। और जो इनकी वेटेज होती है ना, इक्वल होती है, 26 होती है। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स भी कितने होते हैं, 26। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स भी कितने होते हैं, 26। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप कार्ड खेलते हो फिर तो वो दिक्कत नहीं आने वाली, अदरवाइज आपको ये याद करने पड़ेंगे। अब ये देखिए, ब्लैक कार्ड्स के अंदर हमारे पास 2 जो अलग से हमारे पास आते हैं वो होते हैं स्पेड और रेड। ये आगे आपस में डिवाइड होते हैं 13 के नंबर्स में। एक होते हैं डायमंड्स एंड हार्ट, कि ये लाइक हमारे पास कुछ इस तरह की क्वांटिटी शेप बनी होती है। हमारे पास इसको कह लीजिए पान बन होता है, ये चीज़ इस तरह में। क्लब हमारे पास जिसे हम चिड़ी बोल देते हैं ना, चिड़ी बोल देते हैं। और स्पेड हम जिसे बोल देते हैं पान, हिंदी की लैंग्वेज में सिंपल, जो ये पान, ओहो ये मिटा दिया इन्होंने, इनको मेरे पान से लगता है दिक्कत है, ठीक है। तो स्पेड होता है हमारे पास, अगर हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो पान, चिड़ी, ठीक है, ईंट और दिल। अगर हम बात करें तो हमारे पास उस 4 में डिवाइड होता है, और हम जो हमें पता है वो कितने टोटल 13 होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो हमारे पास स्पेड और क्लब होगा वो होगा हमारे पास ब्लैक, ये होता है हमारे पास ब्लैक। और डायमंड और हार्ट हमारे पास क्या होते हैं, रेड होते हैं। इस चीज को भी दिमाग में रखना है, क्लियर है। और सारे के सारे ये हमारे पास होते हैं 13 की रेशो में डिवाइड होते हैं, सारे 13, ठीक है। तो सबके पास किंग कितने मिलेंगे, एक मिलेंगे। हर एक हमारे पास का किंग एक मिलेगा, स्पेड का किंग एक, क्लब का एक, डायमंड का एक, हार्ट का एक।
तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हो गए 4। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ किंग की बात करूं तो मेरे पास एक कार्ड के अंदर कितने होते हैं 4। सिमिलरली क्वींस भी सब में एक एक होती है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी हुई 4। टोटल नंबर ऑफ जैक 4। यहां जैक का मतलब होता है गुलाम, ठीक है, हम हिंदी में उसको बोलते हैं गुलाम। तो वो भी हमारे पास कितने हुए 4। अब ये एस हमारे पास क्या होता है इक्का, और हम जिसे बोलते हैं ना इक्का बोलते गए हैं, जो हमारे पास एक होता गया, तो हमारे पास इक्का को हम यहाँ पे बोलेंगे एक, जो हिंदी में हम इक्का बोलते हैं, तो वो भी हमारे पास सारे एक एक मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्के हमारे पास कितने होते हैं 4 होते हैं। काउंटिंग वाइज हमारे पास आते हैं 4। क्लियर है। बाकी हमारे पास कार्ड होंगे 2 to 10 2 to 10 सबके अंदर ये उस तरह होंगे। बट हमारे पास जो मेन याद रखने वाली बात है वो ये कि सारे कार्ड टोटल हमारे पास कितने होने हैं 13 होने वाले हैं। हर एक टाइप का हमारे पास जो कार्ड है वो 13 होने वाले हैं। क्लियर है। तो 13 कार्ड हमें हर एक चीज में मिलेंगे। टोटल हमारे पास जो कार्ड सिस्टम है 4 में डिवाइड होता है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, ठीक है। तो वहां से अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ किंग कितनी है 4 है, टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी है 4 है, टोटल नंबर ऑफ जैक कितने हैं 4 है, टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं 4 है। इसको ना जोनों को हिंदी में खेलने मतलब हम खेलते हैं, मैं घर में उसी लैंग्वेज में याद है, हिंदी के लफ्जों में याद है, आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में ये जैक बोलेंगे एस बोलेंगे, वहां पे ये यूज नहीं कर रहा है ना, ठीक है। इक्का वो बोल दें या हुक्म पान, ठीक है, चिड़ी, ये चीज को वर्ड को वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। गुलाम, किंग, वो यहाँ पे ये इंग्लिश वाले वर्ड ही यूज कर रहे हैं, किंग, क्वीन, जैक, एस, तो आपको इनको ही याद करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये सिस्टम है, इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हो, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस सिस्टम को। क्लियर। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते गए ताकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है अच्छी तरह क्लियर हो सके। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एन ओड नंबर, ठीक है, इन थ्रो ऑफ अनबाइज्ड डाइस। ये अनबाइज्ड का मतलब क्या है, ये बाइज्ड नहीं है, किसी के प्रति झुका नहीं हुआ, बस ये डराने वास्ते वर्ड है, इसको इतना ध्यान ना दीजिए। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं तो मेरे पास ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सैंपल बनाते हैं, सैंपल सेट बनाते हैं, और उसको रेड कर वाइट कर लेते हैं पहले, इंक, ये ठीक है। अब हमने जब भी एक अब क्या करा है, एक डाइस को थ्रो करा है, तो सैंपल स्पेस में मेरे पास क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ओड नंबर्स की। मेरी चाहत क्या होगी, एक तरह से ओड नंबर, तो मेरे लिए इवेंट क्या हो गया, इवेंट हो गया ओड नंबर, ठीक है। इवेंट मेरे पास यहाँ पे है मेरा ओड नंबर, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में ओड नंबर कौन कौन से हैं 1 3 5, यही ओड नंबर है, इसके अलावा कोई ओड नंबर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे पास क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस। फेवरेबल केस मेरे पास कौन से आ गया, ओड नंबर, जो मेरे पास ओड नंबर आए, काउंट करें कितने हैं 1 2 3, तो ये मेरे पास ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ये 6 लिख दिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर की हमारे पास क्या आ गई 1/2। ये निकालने का हमारे पास तरीका रहेगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एंड एस फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स। मेरे पास एक सेट ऑफ 52 कार्ड्स है जिसमें से मैंने एस को बाहर निकालना है, मतलब कि इक्के को बाहर निकालना है। अब ये देखिए ये चाहते हैं कि हमारे पास इक्का है, ठीक है। अब ये तो नहीं कहा गया ना इक्का कौन सा का आना चाहिए, स्पेड का आना चाहिए, डायमंड का आना चाहिए, हार्ट का आना चाहिए, वो तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं, हमें सिर्फ एस चाहिए। तो सबसे अगर पहले अगर मैं सैंपल बनाऊंगा और इस सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो हमारे पास होंगे 52। हमारे पास 52 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे आने वाले हैं। और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरे लिए फेवरेबल केस क्या है, वो क्या है, मुझे चाहिए एस। और हमें पता है, मैं भी आपको बता के हटाऊं, हमारे पास एस कितने होते हैं, हमारे पास एस होते हैं 4, एक ताश के पत्ते में हमारे पास 4 एस होते हैं। तो हमें काउंटिंग पता चल गई, मतलब कि जो मेरे पास फेवरेबल केस है वो कितने हैं, वो 4 है। टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमारे पास क्या बनेगी 4/52,
ये मेरे पास 1/13 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब ये देखिए जहां जहां नंबर ज्यादा हो रहे हैं, क्या हमें सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत है? नहीं है। सैंपल स्पेस हमें लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें टोटल नंबर चाहिए कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ना कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है ये जानना सारा हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाए और हमें वो नंबर पता चल जाए जो हमारे पास फेवरेबल केस बना रहे हैं, बाकी हमें जरूरत नहीं है फालतू की इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। ठीक, तो उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वहां से रिजल्ट निकाल दिया। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने एक सिंगल लेटर, ठीक है यहां पे लिखा सिंगल लेटर, हमने इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? दैट इज वोवल। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो वर्ड हमारे पास वोवल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल, अब ये देखिए हमने सिलेक्ट क्या करना है, लेटर। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेंगे वो लेटर का ही बनेगा, मतलब कि PRO जो सारे लेटर्स हैं उनका ही हमारे पास एक तरह से सैंपल स्पेस बन गया। तो यहाँ पे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास आ जाएंगे 11। अब बात करने हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स। अब हमारे पास वोवल कौन से होते हैं, A E I O U। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने के। चलिए चेक करते गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने होंगे। चलिए जिन्होंने सोच लिया होगा ठीक है, नहीं तो वो वीडियो को पॉज करके भी बता सकते हैं, सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वोवल्स आने वाले हैं हमारे पास यहाँ पे, वो आने वाले 4 आने वाले हैं। ये देखिए एक तो हमारे पास ये O बनेगा एक, दूसरा A बनेगा 2, ये 3, ये दूसरा I फिर 4। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने आ गए, ये 4 आ गए। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल्स की हमारे पास कितनी आ गई, जब हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस 4, टोटल नंबर ऑफ केस 4, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। ये देखिए कि कई जने यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए कि सर यहाँ पे ना जो वर्ड है उसके अंदर B डबल बार ही रिपीट कर रहा है और आपने डबल ही टेक कर लिए, है ना, कि I डबल बार रिपीट कर रहा है और I आपने क्या नाम है डबल टेक कर लिए, जबकि आपने सेट में बताया था कि सेट के अंदर सिंगल टाइम लिखा जाता है, सेट में सिंगल टाइम लिखा जाता है। बेटा सेट के अंदर तो सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं। बात मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी क्या कर रही है, हमारे पास कुछ होने का चांस निकाल रही है, कुछ होने के लिए चांस निकाल रही है। अगर जब मेरे पास अब एक ही तरह की दो चीजें हों तो उनमें भी तो सिलेक्शन की चांस बनी जाते हैं। लाइक मान लीजिए आप एक शॉप पे गए, एक दुकान पे गए, वहां से आपने मान लीजिए टूथपेस्ट खरीदनी है, ठीक है, कोलगेट की, वहां पे उसके पास 2 पेस्ट है, दोनों ही कोलगेट की हैं, कोलगेट की ऐड कर देते हैं, वैसे पैसे तो दे नहीं रहे मुझे, फिर भी ऐड कर देते हैं, चलो कोलगेट की पेस्ट ये 1 है 2 है, दोनों सेम ग्राम की है, दोनों सेम ही रुपीज की है, ठीक है, सेम साइज है, सेम क्वांटिटी है, सेम इसकी क्या नाम है प्राइस है, उसके बावजूद भी सिलेक्शन होती है नहीं होती इन दोनों के बीच में, होती है ना। तो यहां पर भी हमारे पास उसकी सिलेक्शन हमें लेनी पड़ी। जिन केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा हम उनको टेक करेंगे। वो सेट बनाने के टाइम मैंने आपको बताया था हमने किस तरह लिखना होता है, जब भी हम एक सेट बनाएंगे तब हमने किस तरह लिखना होता है कि हमने वहां पे रिपीट नहीं करना होता, पर जब प्रोबेबिलिटी करनी है ना तब हमें से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास दो सेम चीजों के बीच में भी सिलेक्शन बन सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा गया। तो हमें नो डाउट बेफिक्र होकर इसको यूज करना है। क्लियर है। चलिए अब एक और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 20 ब्लैक बॉल्स, उसके पास 20 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 10 वाइट बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 20 हमारे पास ब्लैक बॉल हैं, 10 कौन सी हैं वाइट बॉल हैं। ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल को उसके अंदर से निकाला गया, ए बॉल मतलब कि एक बॉल को हमने निकाला एट रैंडम। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इज वाइट, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो बॉल कौन सी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक बैग है, ठीक है, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉल्स हमारे पास पड़ी है।
अब इसके अंदर से हमने एक बॉल को बाहर निकालना है ना, इसके अंदर से हमने एक बॉल को बाहर निकालना है। तो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ बॉल कितनी है, वो हमारे पास है 20 + 10 विच इज इक्वल टू 30। यहाँ 30 बॉल है ना, 30 बॉल में से मैंने एक बाहर निकालना है। और टोटल नंबर, अब मैं बात करूं, हमारे पास फेवरेबल केस कितनी है, फेवरेबल केस है व्हाइट बॉल। हमें तो व्हाइट बॉल चाहिए, मतलब जो बॉल मैं बाहर निकालूं वो कौन सी होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। ये मेरे पास केस है। तो इस बैग के अंदर कितनी व्हाइट बॉल है, 10। तो मेरे लिए कितने फेवरेबल केस है, 10। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स निकालने की तो क्या बनेगी, 10/30, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 1/3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, 1/3। ठीक है, जो ये प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे पास आ गई 1/3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ए नंबर x इज चूज एट रैंडम, एक नंबर x हमारे पास रैंडमली चूज करा गया फ्रॉम दी नंबर, इन नंबर्स में हमने सेलेक्ट करा है। एक नंबर जो हमने रैंडम सेलेक्ट करा है वो हमने इन नंबर में सेलेक्ट करा है। बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोड x इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन हमेशा 2 होगा। ये देखिए मोड फंक्शन जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना x, यहाँ इसको इस तरह लिख देते हैं, जो इसको लिखा जाता है ना, जो ब्रैकेट सी लगाई हुई है, ये मोड गिना जाता है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या होती है, नेगेटिव को चेंज कर देगा पॉजिटिव में। अगर कोई टर्म पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही लिख देगा, उसको चेंज करके नहीं लिखेगा। लाइक अगर मेरे पास -2 है, अगर इस पर मैं मोड फंक्शन अप्लाई कर दूं, ये वैल्यू क्या देगा, 2। सिमिलरली कोई 3 है, इस पर मैं मोड अप्लाई कर दूं तो ये क्या वैल्यू देगा, 3। तो इसका मतलब मोड का सिंपल वर्क है, नेगेटिव साइन है उसको हटा देता है, मोड नेगेटिव साइन को हटा देता है। अब ये बोला है हमने, क्या नाम है, एक नंबर सिलेक्ट करना है, सच दैट इन नंबर में से सिलेक्ट करना है, और उस नंबर की खासियत क्या होनी चाहिए, उसका मोड की वैल्यू हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होना चाहिए। तो अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 7। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, मोड इज लेस देन 2। अगर मैं -3 का मोड करता हूँ 3 आएगा, वो लेस देन 2 नहीं हो पाएगा, तो ये तो 3 तो रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली -2 का मैं मोड करता हूँ, वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्या वो स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, नहीं, वो इक्वल टू 2 है। 2 विच इज इक्वल टू 2 है, वो स्ट्रिक्टली लेस देन 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर भी रिजेक्ट हो गया। क्या -1 का मोड 1 विच इज लेस देन 2 होगा, हाँ ये होगा, तो इसके लिए -1 सिलेक्ट हो गया। सिमिलरली 0 भी सिलेक्ट हो जाएगा, 1 भी सिलेक्ट हो जाएगा। 2 का मोड क्या बनेगा, 2, वो भी हमारे पास 2 से लेस नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मोड 3 भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो कितने नंबर आए, -1 0 1, ये 3 नंबर ही हैं सच दैट जो मेरे पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 7। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी इसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 3/7, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, आंसर इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा आपके लिए। आशा करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इस तरह मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।